जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है राजनीति, जिसमें उन्होंने कुछ यूं कहा है कि लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। तो आज की राजनीति भी भविष्य की सियासत का रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। जहां तक कल कोई मुद्दों से मालामाल था, लेकिन आज किसी ने ऐसा दांव चला कि अब कोई और अमीरी के ख्वाब देख रहा है। और ये अमीरी नोटों वाली नहीं, वोटों वाली है। नहीं समझे? अब ये तस्वीरें देख लीजिए, थोड़ी पुरानी भले ही है, 2023 सितंबर की। लालू यादव जी के साथ राहुल गांधी मटन पका रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तब राजनीति की गलियों में नवरात्र में नॉनवेज पर रार छिड़ी हुई थी, और आज ये तस्वीरें जैसे कह रही हों कि मुद्दा गरमाए कोई और वोट पाए कोई। आप अभी भी नहीं समझे? अरे भाई, कितने दिनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव सब मिलजुल कर जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे, शोर मचाए हुए थे और संसद से सड़क तक एक ही मुद्दा उठाए हुए थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि भविष्य उन्हें जाति जनगणना का मसीहा कहने को मजबूर हो जाएगा। तो हो गया ना खेला। यानी कि विपक्ष जो अब तक जाति जनगणना का मुद्दा को पकाए हुए था, बयानों की मिर्ची मसाले से सियासत का तड़का लगाया जा रहा था, वो जायका अब बीजेपी वालों का बढ़ाएगा। और कल तक राह चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद थी, पत्रकारों से राहुल गांधी पूछ लिया करते थे कि कौन जात के हो भाई, लेकिन अपने ही सहयोगियों के बीच अब जाति जनगणना का क्रेडिट लेने में लगे हुए। और वैसे क्रेडिट ले भी क्यों ना, लेना भी चाहिए। राहुल गांधी संसद से सड़क तक लगातार जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे। एक बार आप खुद सुन लीजिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जाति जनगणना का क्रेडिट लेने में राहुल अकेले नहीं है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे कई दिग्गज नेता हैं जो जाति जनगणना में अपने वोटों की गिनती कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, कुछ दिनों तक ये याद रहेगा और विपक्ष याद दिलाएगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से, बयानबाजी से, कि हमने मुद्दा गरमाया, हमने इस मुद्दे को उठाया और इसलिए नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। लेकिन एक बात और है, इतिहास याद रखेगा इस साल को और तारीख को, और इतिहास याद रखेगा करने वाले को। दशकों बाद केवल यही जाना जाएगा कि आजादी के बाद अगर किसी ने जाति जनगणना कराई तो वो 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। अब विपक्ष लगातार जाहिर तौर पे क्रेडिट लेना या जनता को ये याद दिलाने कि हमने बोला इसलिए नरेंद्र मोदी मान गए, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि जरूरी नहीं जो मुद्दा सुलझाए वही वोट की फसल काट पाए। इसलिए मंडल कमीशन लागू करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद होगा आपको, वीपी सिंह जी, वो अगड़ी जाति के नेता थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बेहतर तरीके से लेकर आए। मैं आपको आगे बताती हूँ। विश्व प्रताप सिंह ने इसकी मिसाल भी कायम की थी। 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित मंडल कमीशन की रिपोर्ट
1980 से धूल फांक रही थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए बने इस कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह ने लागू करवाया, लेकिन मंडल मसीहा वीपी सिंह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए और किस्मत चमकी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और ऐसे कई सरीखे नेता हैं जिनकी किस्मत इस सियासत से चमक गई। तो मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के लिए कुछ ऐसा ही माहौल तैयार कर दिया है कि मैंने किया की लड़ाई छिड़ गई है और क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आने वाले दिनों में राजनीति अब किस करवट बैठने वाली है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं आप और हम मिलकर। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सियासत कैसे, ध्यान से सुनिएगा, ये हो क्यों रहा है। आज इस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे बीजेपी के लिए 400 पार का रास्ता भी तैयार हो रहा है हर मुद्दे के साथ, और कैसे नरेंद्र मोदी फकीर की तरह झोला उठाकर जाने से पहले बीजेपी की झोली में वोट भर देना चाहते हैं। और राजनीति की इसी बदलती धारा के बीच मैं मशहूर कवि बच्चा लाल उन्मेष के शब्दों को माफी मांगते हुए थोड़ा बदलना चाहती हूं। जाति की इस राजनीति पर फिलहाल मेरे शब्द कुछ ऐसे। हिंदू वाली फाइल्स की मैं विशिष्ट कथा हूं, हिंदू वाली फाइल्स की मैं विशिष्ट कथा हूं, मैं जाति वाला चैप्टर हूं, सबके सिलेबस में न था। और सोशल इंजीनियरिंग के सियासी दौर में जाति पॉलिटिक्स अब एक कला बन चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग जिसमें सबके लिए वोटों का भरपूर स्कोप है। तो हिंदू, हिंदी, हिंदुत्व वाली पार्टी ने भी धीरे से इस सिलेबस को अपने सियासी चैप्टर में शामिल कर लिया। कैसे, उसके लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ हुआ क्यों और कब। देखिए, सितंबर 2024 में मैं आपको लेकर चलती हूँ। सितंबर 2024 के शुरुआती हफ्ते में ही आरएसएस जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाया था। उस समय जरूर यह सोचा गया था कि आरएसएस का लाइन और लेंथ बीजेपी से जुदा नजर आ रहा है। लेकिन फिर 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इंडिकेशन दिया था कि समय आने पर फैसला सार्वजनिक किया जाएगा। उनकी बातों का मतलब यह था कि सेंसस होगा तो कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, ये समय आने पर पता लगेगा। ये इंडिकेशन 18 सितंबर 2024 को अमित शाह ने दे दिया। यानी जाति जनगणना का फैसला अचानक तो नहीं लिया गया, बल्कि काफी सोचने और समझने के बाद पूरे विश्वास के साथ एक रणनीति के साथ फेंका गया ये पासा है जाति जनगणना। अब ये इशारा 18 सितंबर को दिया गया और सही वक्त आया तब लिया गया। पूरे 7 महीने 1 हफ्ते और 5 दिन के बाद, यानी कुल 224 दिनों के बाद मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया और विपक्ष के हाथों से उसका सबसे बड़ा हथियार भी छीन लिया। अब ये मत सोचिएगा कि जाति जनगणना पर होने वाली विपक्ष की राजनीति का यहाँ पर अंत हो गया है। मैं ये नहीं कह रही। जाति जनगणना भी शुरू हुआ है और ये इतनी आसान मसला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही हम कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे जाति जनगणना की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, वैसे वैसे ये सरकार के लिए भी एक चुनौती की तरह होगा। ये तो राजनीति की शुरुआत है। तो अब आप अश्विनी वैष्णव, उनका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। अश्विनी वैष्णव को सुन लीजिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को जरूर से पढ़िएगा, जिन्होंने 30 अप्रैल को इसके ऐलान के वक्त कहा था। आप जरा सुनिए। I also wanted to share with you one more decision
आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। 30 तारीख को जब अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना कराने का फैसले का ऐलान किया तो उनका अंदाज काफी अलग था, हमेशा से अलग। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होती है वहां मौजूद होती हूं। इस बार अश्विनी वैष्णव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे देरी से आए। पहले समय बताया गया था 3 बजे का, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। अब आमतौर पर अश्विनी वैष्णव जब सरकार के फैसलों की जानकारी देते हैं या कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है तो उनके हाथ में एक फोल्डर होता है या फिर उनके सहयोगी के हाथ में वो फोल्डर होता है, लेकिन 30 तारीख को वो फोल्डर नहीं था। तो पहले तो उन्होंने सरकार के अलग अलग फैसलों की जानकारी दी। सबको ये लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन तभी उन्होंने धीरे से जेब में से 2 पेपर्स निकाले, वो पर्चियां निकाली, कागज निकाले और कहा कि एक और घोषणा बाकी है और जाति जनगणना के सरकार के फैसले के बारे में बड़ी आसानी से, सहजता से देश को सूचित कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? और ये बॉडी लैंग्वेज को हम इतना डिटेल से डिकोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा कि अक्सर वो फोल्डर लाते थे, उनके सहयोगी के हाथ में होता था, लेकिन इस बार सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस फैसले की भनक किसी को भी लगे। कई बार चीजें आउट हो जाती हैं, कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया है, क्या अनाउंसमेंट है, धीरे धीरे पहले ही मीडिया चला देता है। तो इसका मतलब ये था कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए। सरकार ये चाहती थी, सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला जब किया तो वो चाहते थे कि सीधे सरकार के मंत्री के मुंह से जनता या पत्रकारों तक जाए। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस वक्त पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। लगातार बैठकों का दौर है और इस बीच में सरकार जाति जनगणना का फैसला ले लेगी। अब ये वो वक्त है, जैसा मैंने कहा, जब सबके जहन में पहलगाम में हुए हमले की यादें घूम रही हैं। किसी ने भी जाति जनगणना के बारे में सोचा तक नहीं था। आपको याद होगा या मैं याद दिला दूं कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने 4 बड़ी बैठकें ली। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने और बड़ी बैठकें ली। लगातार पहलगाम पर बैठकों का दौर चल रहा था। अब 30 अप्रैल को देखिए कौन कौन सी बड़ी बैठकें। पहले तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये बैठक थी और हम कह रहे थे कि पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी CCS की बैठक है, शायद कुछ बड़े स्ट्राइक्स पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी बैठक हुई, ये महत्वपूर्ण है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। फिर तीसरा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई और चौथी कैबिनेट की बैठक जिसको हम सुपर कैबिनेट बता रहे हैं। इन सभी को पहलगाम हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा था। जाहिर तौर पर इन बैठकों से पहले प्रधानमंत्री मोदी से 1 दिन पहले देर शाम मोहन भागवत की मुलाकात होती, लेकिन ये थोड़ा असहज सा था कि अगर पाकिस्तान पर एक्शन प्लान बन रहा है तो उसमें मोहन भागवत क्यों जा रहे हैं या उस बीच में मोहन भागवत प्रधानमंत्री से क्यों मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जोड़कर देखा गया। लेकिन अब समझ आता है कि माजरा ये था जो अब समझ में आया, जिसकी पटकथा लिखने की शुरुआत 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA की बैठक। क्यों? क्योंकि ये वो CCPA की बैठक थी जिसमें TDP के कोटे से NDA सरकार में मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे और उनके साथ हम पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र में MSME मंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक का हिस्सा थे। माना जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के इन दोनों नेताओं ने जाति जनगणना की मांग उठाई और न सिर्फ इन्होंने, NDA के जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन्होंने लगातार लंबे समय से इसकी मांग उठाई थी, जिसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल है और नीतीश कुमार पहले से ही, JDU के नीतीश कुमार पहले से ही सरकार पर इसके लिए दबाव बना रहे थे।
और इसकी मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि शायद यही समय है और सही समय। जाति जनगणना के इस फैसले के लिए यही समय कैसे सही है और विपक्ष से अभी ये मुद्दा छीनने के पीछे क्या रणनीति है, इसको समझने के लिए इस फैसले की गहराई में उतरना होगा। और ज्यादा नहीं, बस कुछ ही महीने पीछे चलिए और राजनीतिक हलचल पर आप थोड़ी नजर डालिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोटर्स ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया। इसके पीछे वजह थी लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर विपक्ष के बनाए नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी की रणनीति, जिसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी ने काफी तैयारी के साथ अपना कोर्स करेक्शन किया। इसी की मिसाल थी कि हरियाणा में 20% एससी कोटा लागू किया गया, कैटेगराइज किया गया, और ये सब करके बीजेपी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई थी कि वो आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है, जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा था। और अब आरक्षण को लेकर विपक्ष जिस जाति जनगणना का सबसे बड़ा दांव चल रहा था, वो मुद्दा भी बीजेपी ने पूरी तरीके से छीन लिया है। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, इसको समझने के लिए जाति का गणित समझना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि देश में लगभग 20% आबादी जनरल है, 25% शेड्यूल कास्ट एससी, और इसी तरह अनुमान यह है कि शेड्यूल ट्राइब्स की करीब 9% आबादी है और 36% के आसपास ओबीसी जाति है। हालांकि देखिए, सभी आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में जाति आधारित आंकड़े कभी उस तरीके से जारी हुए ही नहीं। अब देखिए, 2010 में यूपीए के दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग की, और इससे पहले मई 2010 में आरजेडी, सपा, डीएमके, जेडीयू और ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी के कुछ सांसदों ने जाति जनगणना कराने की मांग भी की थी। इन दलों की इस मांग पर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद को बताया कि जाति जनगणना कराने में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई दिक्कतें हैं, कई तरह की पेचीदगियां और व्यवहारिक दिक्कतें हैं। अब देखिए, चिदम्बरम ने संसद को जातिगत जनगणना और जनगणना के बारे में फर्क भी समझाया। फिर चिदम्बरम की दलीलों और तर्कों से यूपीए के ही जो दल थे वो सहमत नहीं हुए। वे सरकार पर दबाव भी बनाते रहे। उनका यह दबाव रंग लाया और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में जीओएम यानी एक मंत्री समूह का गठन भी किया, और इस मंत्री समूह को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये देखें कि जाति जनगणना कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। और इस सुझाव पर कैबिनेट ने सितंबर 2010 में अलग से एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि एसईसीसी पर करीब 4,900 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हैरान करने वाली बात यह रही कि इसमें जाति जनगणना का डेटा को शामिल नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने वो आंकड़े अपने फायदे के लिए जारी नहीं किए, और कांग्रेस का ये दावा है, ये दलील है कि बीजेपी ने आंकड़े जारी नहीं करने दिए, क्योंकि तब तक एनडीए की सरकार आ गई थी। लेकिन अब जो जनगणना होगी उसमें जातियों के गणित का चैप्टर भी खुलेगा, क्योंकि जो सेंसस होगा उसमें एक बॉक्स है जिसमें आपको टिक करना होगा कि आप किस जाति से, और आंकड़ों की सच्चाई भी अब सामने आएगी। लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है कि आंकड़े सामने आएंगे तो सबका साथ और सबका विकास वाली उसी बात का क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 121 सीआर यानी 121 करोड़ की आबादी, जिसमें 79.79% हिंदू थे, 14.22% मुस्लिम, 2.29% ईसाई, 1.72% सिख और 0.69% बौद्ध और 0.36% जैन धर्म के लोग थे। लेकिन जब इस आंकड़े को जातियों में बांटा जाता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। हिंदुओं में 28% जनरल, 25% एससी, 10% एसटी और 36% के आसपास ओबीसी निकल कर आ जाते हैं। और इसी तरह मुस्लिम आबादी में जनरल 46%, 4% एससी, 3% एसटी
और 43% के आसपास ओबीसी मिल जाते हैं। अब इस आयु की बात कर लें। 22% जनरल, 33% एससी, 24% एसटी और 17% के आसपास ओबीसी मिलते हैं। फिर सिख जनरल आ जाते हैं 46%, 46%, 47% एससी, 1% एसटी और 4% के आसपास ओबीसी। और साथ ही बुद्धिस्ट और जैन के आंकड़े भी आपके सामने। हालांकि आंकड़े अनुमानित हैं और जमीन पर हालात क्या हैं इसका खुलासा तो जाति जनगणना के बाद ही हो पाएगा। अब इसी गणित को साध कर बीजेपी पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। वैसे तो बीजेपी की जाति जनगणना को लेकर विचारधारा बदलती रही है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ था तब तो ये पूरी तरीके से ऊंची जाति कही जाती थी। अगड़ा, ब्राह्मण, बनियों की पार्टी का तमगा इसके ऊपर लगा हुआ था और मजबूती से तमाम ये जो बनिए, ब्राह्मण, अगड़ी जाति के लोग इनके साथ मजबूती से जुड़े हुए। लेकिन 1985 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा को थोड़ा बदला। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास भी किया। उस समय माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना पिछड़ी जाति के साथ लिए राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी का यह विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका और फिर आया राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर आंदोलन ने फिर उसे हिंदुत्व की राजनीति की ओर धकेल दिया। तब कमंडल बनाम मंडल की राजनीति का आगाज हुआ। कई सालों तक बीजेपी ऐसे ही राजनीति करती रही। उसे हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिला, लेकिन ओबीसी उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। और फिर केंद्र में जब पहली बार मोदी सरकार आई, इस वर्ग को साधने की तैयारी शुरू हुई। और मोदी तो खुद ओबीसी का एक सबसे बड़ा चेहरा है, पार्टी हमेशा कहती है। 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों के लोगों के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था ने नए समीकरण खोल दिए या समीकरण बदल डाले। अब बीजेपी ओबीसी वोटरों के बीच में खासा लोकप्रिय हो चुकी है। यानी याद करिए जरा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो ताजपोशी हुई। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता थे जो लगातार तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बॉडी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है और उसके से जुड़ी आगे की राजनीति। जब शपथ ली जा रही थी, दिल में 400 पार सीट न जीत पाने की एक टीस उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कभी अपने मुंह से 400 पार की बात नहीं कही, लेकिन बीजेपी का शुरुआत से यह नारा जरूर था। तो नरेंद्र मोदी ने 400 पार जाने का रास्ता कैसे तैयार किया, अब ये भी समझिए। शुरुआत में हमने इसका जिक्र आपसे किया। कल तक 80-20 की राजनीति करने वाली पार्टी अब 100% पर दावेदारी करना चाह रही है। कैसे, अब वो भी समझिए। मान लीजिए कि वोटों की थाली है एक, जिसमें 80% हिंदू वोटर्स हैं और 20% मुस्लिम वोटर्स। अब वक्फ कानून के लिहाज से हम 20% का पहले जिक्र करते हैं। पहले एक कट्टरवादी इमेज विपक्ष ने खड़ी की कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदुओं के लिए राजनीति करती है। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला। वक्फ कानून, ट्रिपल तलाक, हज के दौरान महरम की अनिवार्यता को खत्म कर देना और वक्फ में खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करना और ऐसी तमाम चीजें नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को अपना मुरीद बना लिया। अब जाति जनगणना का जिक्र करते हैं, जो हमने 80% हिंदू वोटर्स आपको बताए। देखिए 2019 में वो एकजुट हुए और 303 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हो पाया। इसका ये मतलब है कि हिंदू वोटर्स कहीं ना कहीं स्प्लिट हो गए। तो अब जाति जनगणना के जरिए अब वो हिंदुओं में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है यानी ओबीसी को पूरे तरीके से अपने साथ लाना चाहते हैं। वो जरा सा भी ये मौका नहीं देना चाहते कि एक बार फिर 2029 में ऐसा ना हो कि हिंदू वोटर एकजुट ना हो पाए। जब राष्ट्रवाद वाली फीलिंग थी 2019 में तो 303 छप्पर फाड़ के वोट आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी करे? एक तरफ जाहिर तौर पे देश भर में राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो भारतीय जनता पार्टी ने कूट कूट के भर दी है।
तो वो एक अलग वोट बैंक है जो छिटक ही नहीं सकता। फिर एक हिंदू सेंट्रिक वोट बैंक है, वो भी नहीं छिटक सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी ने देखिए एक सॉफ्ट, भले ही मुस्लिम वोट दे या ना दे, एक सॉफ्ट नैरेटिव को आगे बढ़ाया है, अपनी इमेज को सॉफ्ट करने की कोशिश की, भले इंटरनेशनल मार्केट की वजह से की हो या वोटर्स के अंदर या लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट। और इसी के साथ उन्होंने क्रिश्चियंस को भी साधा है। अगर आप गौर से पिछले 8 महीने साल भर का नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल देखेंगे तो दूसरे माइनॉरिटीज को भी साधा है, जिसमें क्रिश्चियन, खासतौर पे वक्फ के लिहाज से। क्रिश्चियंस की एक बड़ी मांग थी कि केरल में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्फ के अंडर में चली गई, और वक्फ बिल लाने के साथ क्रिश्चियंस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। फिर बात आती है ये जाति जनगणना, और उससे बड़ी बात आती है कि एक नए तरीके के वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ नया और ज़्यादा करने की कोशिश में वो एक अपना वोट बैंक बढ़ाती है। पहले लाभार्थियों का, जैसे कि महिलाओं का लाभार्थी अलग वोट बैंक है जो जाति, धर्म, जेंडर से ऊपर है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो महिला वोट बैंक, लाभार्थी वोट बैंक, इस तरीके के अलग अलग वोट बैंक से वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपने संपर्क और अपने साथ रखना चाहती है, यानी 100% की राजनीति करना चाहती है। अब देखिए, वैसे तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिनों में जाति जनगणना के बाद आरक्षण के लिए 50% की कैपिंग को खत्म करने जैसी चुनौतियां सामने आई, जो दरअसल इस जाति जनगणना के मांग के पीछे असली मकसद है। और अगर नरेंद्र मोदी ने उसे भी साध लिया तो 2029 में उनके लिए 400 पार जाने का सपना सिर्फ कल्पना भर नहीं रह जाएगा। और जैसे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, पर जाने से पहले बीजेपी की झोली वोटों से भर देंगे। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।